5 गरीब बहू का अखबार ढाबा। अरे कितने महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक इस घर का फिर किराया ही नहीं लौटाया है। अरे अगर अब मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें कल के कल इस घर से बाहर कर दूंगा। अब भाई साहब थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे 5 बेटे काम पर गए हैं, शाम को जब आएंगे तो मैं उन्हें किराया देने के लिए कह दूंगी। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से रफा दफा कर दूंगा। अरे मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला जहाँ कोई भी आएगा और रहने लगेगा। मुंशीलाल ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कलावती अपने 5 बेटों के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे ही उसकी 5 बहू उससे पूछती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? राशन तो सारा खत्म हो गया है। हाँ माँ जी, राशन का एक दाना भी नहीं है घर के अंदर। अरे बहू, आज शनिवार का दिन है, आज मेरे 5 बेटों को उनकी तनख्वाह मिल जाएगी। यहाँ कलावती अपने बेटों के आने का इंतजार कर रही होती है, तो वहीं उसके 5 बेटे गांव की एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मैनेजर सभी को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे बहुत हुई मजदूरी, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सुरेश के कहने पर सभी मजदूर वहाँ भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सुरेश सभी से कहता है, मालिक ने कहा है कि अब से यहाँ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ऊपर से ही सरकार ने मजदूरी बंद कराने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब तुम सब लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम सभी का हिसाब कर देता हूँ। सारे मजदूर अचानक से हल्ला मचाने लगते हैं। अरे भाई साहब, क्यों हम मजदूरों के पेट पर लात मार रहे हो? अगर मजदूरी गांव से खत्म हो जाएगी तो हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? हमारी माँ इंतजार कर रही होगी कि हमारे बच्चे पैसे लेकर आएंगे, लेकिन जब माँ को ये पता चलेगा कि अब हम कभी भी पैसे नहीं लेकर आएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? भैया मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे ये सब छोड़ो, पहले हमें इस लाइन में लग जाना चाहिए, नहीं तो हमारा नंबर सबसे आखिरी में आएगा और फिर आखिरी में पैसा बचे या ना बचे कुछ पता नहीं। अर्जुन की बात सुनकर उसके चारों भाई लाइन में लग जाते हैं। जैसे जैसे उनका नंबर आता है सुरेश उन्हें उनके हिस्से के पैसे दे देता है, जिसके बाद वह 5 मायूस होकर घर पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे देखते ही कलावती उनसे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम 5 के चेहरे इस तरह उतरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? कलावती की बात सुनकर उसके 5 बेटे उसे सब कुछ बताते हैं। अब हम 5 बेरोजगार हो गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? ये क्या हो गया? कल अगर हमने मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। माँ जी, मैं तो ये कहूंगी कि हम सब आज की रात यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ रहकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह के समय मुंशीलाल आ जाएगा और हमसे पैसे मांगेगा, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी करेगा। इससे अच्छा तो हम यहाँ से शहर चलते हैं, वहाँ हम सभी को काम मिल जाएगा तो हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और जो पैसे हमारे पतियों को मिले हैं ये हमारे शहर में काम आएंगे, खाने पीने में। तुम 5 बिल्कुल सही कह रही हो, शायद इसी में समझदारी होगी। चलो सामान बांध लो, आज की रात हम गांव में जब सारे लोग सो जाएंगे तो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कुछ पैसों में से वह उस रात खाने के लिए कुछ राशन का सामान ले आते हैं, जिसके चलते रात को खाना खाने के बाद वो सब अपना सामान उठाकर शहर पहुंच जाते हैं। शहर में पूरे दिन यहाँ से वहाँ भटकने के बाद भी उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। जो पैसे उनके पास बचे हुए थे उन्हें भी वो खाने में खर्च कर देते हैं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतने बड़े शहर में एक को भी काम नहीं मिला, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है। वहाँ पर मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है, चलो थोड़ी देर वहाँ चलकर आराम कर लेते हैं। सृष्टि के कहने पर सभी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। तभी मधु, रूपा और रेखा की नजर पेड़ के पीछे की तरफ बहुत सारे न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ती है। अरे अरे, वहाँ देखो जरा, कितने सारे न्यूज़पेपर नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे न्यूज़पेपर आए कहाँ से, और इस तरह लोगों ने इन्हें बेकदरी से क्यों फेंका हुआ है? मुझे इन न्यूज़पेपर को देखकर दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस न्यूज़पेपर का एक ढाबा बनाएं। ढाबे को हम इस तरह बनाएंगे कि हम उसमें रह भी सकें और उस ढाबे को चला भी सकें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? भला न्यूज़पेपर से कोई ढाबा बन सकता है? अरे ढाबा बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और भी बहुत कुछ चाहिए होगा।
अगर बनाना चाहें तो बन सकता है माँ जी। मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है, हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपनी पांचों बहू की बातें सुनकर कलावती न्यूज़पेपर से ढाबा बनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके चलते वो पूरा परिवार मिलकर न्यूज़पेपर से ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। कलावती के पांचों बेटे आसपास से लकड़ियां, बड़े बड़े डंडे ढूंढकर अपनी पत्नियों का साथ देते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर का ढाबा बना देते हैं। हमने ढाबा तो बना लिया, लेकिन अब हम लोग इस ढाबे को चलाने के लिए खाना कहाँ से लेकर आएंगे? ये भी सही बात है, ढाबा चलाने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जो भी पैसे थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तभी कलावती की सबसे छोटी बहू प्रिया सभी से कहती है, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है, क्यों ना हम इसे बेचकर ढाबा चलाने के लिए सामान ले आए। प्रिया को वो अंगूठी उसकी माँ ने शादी के वक्त दी थी, जो उसने कई सालों से संभाल कर रखी थी, लेकिन वह उसे अपने परिवार को चलाने के लिए बेच देती है। जिसके बाद जो भी पैसे आते हैं वो सभी उन पैसों से चावल, राजमा और भी राशन का बहुत सारा सामान ले आते हैं, जिससे वह ढाबे में दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, आलू नान, कई सारी चीजें बनाकर रखते हैं। वहाँ शहर में अभी तक किसी ने भी न्यूज़पेपर से कोई ढाबा नहीं खोला था। न्यूज़पेपर का ढाबा देखकर वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा चलकर देखता हूँ कैसा है इस ढाबे का खाना। मुकेश न्यूज़पेपर के ढाबे में जाता है और वहाँ पर खाना खाता है। उसे खाना इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो उन सब की तारीफ करता है और साथ के साथ वहाँ पर कई सारे लोगों को आने के लिए भी कहता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनका न्यूज़पेपर ढाबा चलने लगता है और वह उससे अपने खर्चे लायक पैसे कमाने लगते हैं। एक दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर आता है, जो जगह जगह जाकर वहाँ का खाना खाया करता था और उस जगह को फेमस कर जाता था। वह यूट्यूबर न्यूज़पेपर ढाबे पर ब्लॉग बनाने आता है। तो मैं आज आया हूँ इस न्यूज़पेपर ढाबे के पास। यहाँ लोग खाना बहुत खाते हैं। सुना है इस न्यूज़पेपर के ढाबे का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। देखते हैं ये खाना असल में स्वादिष्ट है या फिर ये सिर्फ नाम का है। शमशेर वहाँ का खाना खाता है, उसे बहुत पसंद आता है और वह न्यूज़पेपर ढाबे की बहुत बड़ी वीडियो बनाकर वायरल कर देता है, जिसके बाद कलावती की बहू को बाहर से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। इसी के चलते वो अब खूब पैसा कमाने लगते हैं और उन पैसों से वो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर जैसा दिखने वाला एक नया ढाबा खोलते हैं, जो पक्का और टिकाऊ होता है और अच्छा खासा कमाकर शहर में ही सेटल हो जाते हैं, जिसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। संगीता के 2 बेटे थे, शौर्य और पुनीत। कुछ सालों पहले उसने अपने बेटे शौर्य की शादी एक गांव की लड़की से की थी, जहां दहेज में उसे फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी। लेकिन फिर उसने अपने छोटे बेटे की शादी अमीर घराने में लड़की से कराई, जहां दहेज में अनगिनत चीजें आई थी। उसी कारण संगीता अपनी छोटी बहू राधिका को बहुत प्यार करती थी। दोनों बहू अपने गर्भवती दौर से गुजर रही थी। तभी एक सुबह संगीता अपनी बहू के लिए जूस लेकर जाती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू, उठ, ये ले जूस पी ले, तेरे और तेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया माँ जी, पर इसके साथ आपने ड्राई फ्रूट नहीं मंगाए, मुझे वो भी खाने थे। अरे बहू तो चिंता मत कर, मैं अभी उस अमृता को बुलाती हूँ। अरे ओ अमृता, जाकर कमरे से ड्राई फ्रूट लेकर आ। उसकी आवाज लगाते ही बड़ी बहू अमृता ड्राई फ्रूट्स लेकर आती है। जी माँ जी, मैं ले आई। माँ जी, मुझे जलेबी और रबड़ी खाने का मन कर रहा है, जरा जेठानी जी से मंगवा दीजिए। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल, मैं तुझे इधर से उधर कदम अपना रखने की भी जरूरत नहीं है। आखिर तू 4 महीने की गर्भवती है ना, ये मनूस है ना, ये जाकर ले आएगी। माँ जी, मैं भी तो 4 महीने की गर्भवती हूँ, इतनी धूप में पैदल पैदल दूर तक कैसे जाऊंगी? आप ऑर्डर कर दीजिए ना, वैसे भी मुझे घबराहट हो रही है। ओहो, जैसे ही काम का क्या बता दिया, तुझे तो खड़े खड़े घबराहट होने लग गई। मैं क्यों ऑर्डर करूं? ऑर्डर में पता है कितना जीएसटी लगता है। चुपचाप खुद चलकर जा, वैसे भी ऐसे समय में चलना अच्छा होता है। मैं तो अपनी बहू को सुबह पार्क में ले जाती हूँ, तू तो कहीं टहलने नहीं जाती ना। जा जल्दी से काम कर। जी माँ जी, मैं लेकर आती हूँ अभी। बेचारी परेशान अमृता इतनी पर भी धूप में जाकर
दुकान दुकान भटक कर अपनी अमीर देवरानी के लिए रबड़ी जलेबी लेकर आती है, जिसे राधिका अकेले बड़े चाव से अमृता को चढ़ाकर खाती है। अरे वाह वाह, मजा आ गया अपनी मनपसंद चीज खाकर। राधिका, मेरा भी एक खाने का मन कर रहा है, थोड़ा दे दो। दुकान पर और थे ही नहीं और ना ही माँ जी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। मैं तो आपका अपना हिस्सा क्यों दे दूं? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए पैसे दिए थे, आपके लिए नहीं, और मैंने सारा खत्म कर लिया। आप जेठ जी से कुछ मंगा लीजिए। ये सुनने के बाद वो रसोई में गंदे बर्तन धोकर कहती है, मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ, मैंने शौर्य से कच्ची कैरी मंगवाई थी, वही खा लेती हूँ। अमृता ऐसा बोलकर कच्ची कैरी काट कर उस पर नमक मिर्च लगाती है। खाने जाती ही है कि बहुत देर से देख रही राधिका कहती है, अरे अमृता, लगता है माँ जी तुम्हें बुला रही है, मुझे आवाज आ रही है, जाकर देखो, शायद उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी सास के पास जाती है, जहाँ संगीता कहती है, आहा करमजली, जब मैं तुझे बुलाती हूँ तब तेरे पाँव टूट जाते हैं, तुझसे आया नहीं जाता, और अब मैंने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, तो तू बिना बोले ही यहाँ आ गई। चल निकल यहाँ से मनहूस शक्ल, अपनी बिल्कुल भी शक्ल मत दिखा मुझे। जी माँ जी। इतना बोलकर अमृता वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी और बड़ी चालाकी से राधिका वो सारी कच्ची कैरी खा जाती है। आहा, मजा आ गया ये चटपटी कच्ची कैरी खाकर। अरे राधिका, तुमने तो मेरी अभी अभी जलेबी रबड़ी भी खाई थी, फिर मेरी कच्ची कैरी क्यों खा ली? इतनी जल्दी कुछ भी मत खाओ। अच्छा, मैंने वो खा लिया, इसलिए आप सुना रही हैं मुझे? मैंने कच्ची कैरी देखी, मेरा मन ललचाया, इसलिए मैंने खा ली। पर तुम गरीब हो, गरीब हरकतें तो दिखाओगी ही। ऐसी कोई बात नहीं है राधिका। मुंह फुलाकर राधिका वहां से चले जाती है। अगले दिन राधिका के अमीर पीहर के ढेर सारे बच्चे के कपड़े, खाना और बच्चे की सोने चांदी की चीजें लेकर आते हैं। ये देखकर संगीता गरीब बहू को सुनाने लगती है, देख ले फटीचर, देख ले, तेरी अमीर देवरानी के घर से कितना सामान आया है, उसके बच्चे के लिए, मेरे लिए, उसके खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, और तेरे घर से एक फूटी कौड़ी नहीं आई। यही फर्क है तुझ में और उसमें। माँ जी, मेरे पीहर वाले अमीर होते तो वो भी ये सब जरूर सामान भिजवाते, लेकिन आप जानती हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी आप मुझे ये सब क्यों कहती रहती हैं? मेरे पीहर से थोड़ा बहुत सामान आता, उसके लिए भी आप मुझे खरी खोटी सुनाती है। इसीलिए मैंने माँ को मना कर दिया था, वो बच्चे के होने के बाद ही देंगी। माँ जी, आप भी किस गरीब जेठानी से ये सब बातें कर रही हैं? जाने दीजिए, गरीब की चादर जितनी होगी उतने ही तो पैर पसार लेंगे। बिल्कुल सही बोला, तुम मेरी प्यारी बहू बहुत अच्छी हो। ओए गरीब बहू, जाकर मेरी बहू के लिए केसर वाला दूध लेकर आ, उसका दवाई खाने का टाइम हो गया है, फिर मैं उसे पार्क में भी लेकर जाऊंगी। माँ जी, मैं भी पार्क चलूं? तुझे क्यों जाना है? घर के इतने सारे काम पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, जाकर वो सब कर। जी माँ जी। ये बोलकर अमृता राधिका के लिए केसर का दूध बनाकर उसे दे देती है। संगीता अपनी बड़ी बहू को हमेशा गरीबी का ताना देती है, उसे अच्छे फल फ्रूट नहीं खाने देती, ना ही उसे घुमाने ले जाती है, ना ही उसे पार्क में ले जाती है। बेचारी हमेशा घर के काम करती है। वहीं संगीता अमीर बहू को मूवी दिखाने ले जाती है, उसका मनपसंद खाना उसे खिलाती है। वक्त गुजरता है, दोनों बहू का नवा महीना चल रहा था। एक दिन संगीता अपनी अमीर बहू का चेकअप कराने जा रही थी क्योंकि उसके दर्द हो रहा था। तभी अमृता कहती है, माँ जी, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं भी हॉस्पिटल चलूं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए? नहीं नहीं, तुझे जाने की क्या जरूरत है, तेरे लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ना तेरे माँ बाप ने भिजवाए हैं। मेरे पास बहू के पीहर के पैसे हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही है, तुझे जाना है तो सरकारी अस्पताल में चली जा। ठीक है माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, पर कम से कम आप नाम तो बता दीजिए कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही है। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है कुंद्रा, बहुत नाम है उसका, वहीं जा रही हूँ मैं। क्या राधिका, वहाँ मत जाओ, मेरी फ्रेंड की वहीं डिलीवरी हुई थी, वहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से डॉक्टर भी नहीं है, वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कभी बच्चे की जान चली जाती है, कभी माँ की। मत जाओ तुम। छी माँ जी, कितनी घिनौनी है जेठानी जी, जो मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोलना चाह रही हैं। मुझे दर्द हो रहा है माँ जी, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। हाँ बहू चल,
इतना कहकर संगीता अपनी अमीर बहू को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है। वहीं अमृता अपने पति शौर्य को घर बुलाती है कि उसके सामने पायदान से पैर फिसल जाता है और उसके दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे और अमृता को सही सलामत रखना। शौर्य जी, यहाँ पास में सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं चलिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बेबी आने वाला है। हाँ हाँ चलता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता, माँ तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? तभी शौर्य फौरन अमृता को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां डॉक्टर बड़ी सावधानी के साथ उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर राधिका का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर कर देते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, माताजी, हमें खेद है कि आपकी बहू और बच्चे में से हम बहू को ही बचा पाए, बच्चे को नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी बहू का पूरा ख्याल रखा है। मेरी बड़ी बहू ने ठीक कहा था। तुम फ्रॉड हो। तुमने जानबूझकर मेरे घर के चिराग को मार दिया। तमीज में रहकर बोलिए और ले जाइए अपनी बहू को यहाँ से। हमने नहीं कहा था हमारे हॉस्पिटल में आइए। आपकी बहू की कंडीशन भी ज्यादा खास नहीं थी। पैसे जमा करा दीजिए। संगीता अपनी बहू राधिका को ये बात बताती है तो वो टूट जाती है और नाजुक हालत में उसे घर ले जाती है। तभी शौर्य अपने बच्चे और पत्नी को लेकर घर आता है। माँ देखिए, आपका पोता हुआ है। राधिका को क्या हुआ है, लड़का या लड़की? बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी बात नहीं मानी। वो हॉस्पिटल और डॉक्टर सच में ही फ्रॉड थे। उन्होंने हमारे होने वाले पोते को मार दिया और सारा इल्जाम राधिका की कंडीशन पर डाल दिया। ऑपरेशन के 3-4 लाख ले लिया, वो अलग। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। हमेशा घमंड में रही, पैसों का रौब दिखाया। राधिका, परेशान मत हो तुम। उन फ्रॉड डॉक्टर को हम जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे और तब तक तुम मेरी बच्ची को खिलाना। आखिर मेरा बेटा भी तुम्हारा ही है। शुक्रिया जेठानी जी। इसके बाद देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और उस फ्रॉड डॉक्टर को पुलिस के हवाले करवाती हैं। बीते वक्त के साथ राधिका अमृता के बच्चे के साथ खेलती है और कुछ महीनों बाद वो फिर से गर्भवती हो जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।